हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इफ आर इफ आर इज अ रिंग such that a square is equals to a for all a belonging to R, prove that पहला a plus a is equals to 0 for every a belonging to R. दूसरा, if a plus b is 0, this implies a will be equals to b. And तीसरा, R is a कम्यूटेटिव रिंग। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे R एक रिंग है। किस तरीके से कि आप इस रिंग का कोई भी एक एलिमेंट A उठाओ तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल रहेंगी ए, यानी आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को उठाओ उसका स्क्वायर इक्वल रहेगा उस वैल्यू से। प्रूव दैट ए प्लस ए की वैल्यू 0 आएंगी, ए प्लस बी की वैल्यू 0 दी हुई है तो ए इक्वल टू बी आएगा और आर एक कम्यूटेटिव रिंग रहेगा, मतलब ए इंटू बी इक्वल रहेगा बी इंटू ए से। ये तीन चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहले जो चीज दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो हियर आर इज अ रिंग सच दैट ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, ऐसा दिया हुआ है आपको। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं ए एलिमेंट ले रहा हूं आर का, आर क्या दी हुई है, रिंग दी हुई है, और रिंग क्लोज होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ए प्लस ए ये भी एलिमेंट आएगा आर का, कह सकता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर ए एलिमेंट है आर का तो इसका एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या यूज किया यहाँ पे, एडिशन। आर अगर रिंग है तो मुझे पता है कि आर प्लस ये क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। पढ़े थे हमने ये चीज, तो हमें पता है क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी ए प्लस ए ये भी किसके अंदर आएगा, आर के अंदर ही आएगा। तो दिस इंप्लाई, आपको क्या दिया हुआ है, रिंग का कोई भी एलिमेंट आप अगर लेंगे तो उस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस वैल्यू से, यानी ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए प्लस ए से रहेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर, मतलब आर का कोई भी एलिमेंट लो उसका स्क्वायर इक्वल रहेगा उस एलिमेंट से। अच्छा बताओ, ए प्लस ए का स्क्वायर कब मिला होगा, जब मैंने ए प्लस ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया हूं, तब जाके मुझे मिला होगा ए प्लस ए का होल स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, तो अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूं तो ए प्लस ए पहले जाके पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये ए प्लस ए जाके दूसरे ए से मल्टीप्लाई होगा। कौन सा लॉ लगाया मैंने, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। अब देखो राइट से ये ए अंदर जा सकता है क्या, जा सकता, तो आएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। कौन सा लॉ लगाया मैंने, बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो ए इंटू ए क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल आ रहा है ए प्लस ए से। और हमें पता है ए स्क्वायर का ऐसे इक्वल है
ए से, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, लिख सकता है ऐसा। कैसे लिखा समझ में आया, ए इक्वल आ रहा है ए प्लस ए से, समझा क्या कि हमें पता है ए स्क्वायर इक्वल है ए से है। अब आप लोगों ने पिछले लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने प्रूव किया था कि a प्लस जीरो ये इक्वल होता है 0 प्लस ए से, जिसकी वैल्यू आती है इक्वल टू ए। यानी आप किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड कर दो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा तो कुछ चेंज होगा क्या, a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस 0, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये करने से फायदा क्या हो गया, देखो यहाँ पे भी लेफ्ट में a प्लस ए है प्लस में, यहाँ पे भी लेफ्ट में a प्लस ए है प्लस में, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ a प्लस ए कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा a प्लस ए इक्वल आ जाएगा 0 से। और आपको यही प्रूव करना था कि a प्लस ए इक्वल आ रहा है 0 से फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि आपने एक रैंडम एलिमेंट लिया था किसके अंदर का, आर के अंदर का। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि अगर a प्लस बी दिया हुआ हो आपको 0 तो a इक्वल आएगा b से। सेकेंड मुझे दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल है 0 से, दिया हुआ है ऐसा। अच्छा बताओ, अगर a प्लस बी इक्वल है 0 से और अभी मैं प्रूव करके आ रहा हूं कि a प्लस ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो मैं इसे ऐसा लिख दूंगा तो कुछ भी गलत होगा क्या, a प्लस बी ये इक्वल आएगा a प्लस ए से। क्यों, a प्लस ए इक्वल है 0 से, तो मैं 0 की जगह क्या लिख सकता हूं, a प्लस ए। तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, यहाँ पे भी a प्लस है, यहाँ पे भी a प्लस है, a कैंसिल, तो b इक्वल आ जाएगा a से। और यही प्रूव करना था सेकेंड चीज, दैट इज a इक्वल आ रहा है b से। आ गया, कोई भी दिक्कत इसमें, कोई भी डाउट। अब बचा है हमारे पास लास्ट चीज प्रूव करना, जो है आपको प्रूव करना है आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। आर कम्यूटेटिव रिंग कब आएंगी, जब ए बी इक्वल आएगा बी ए से। तो चलो मैं लेता हूं लेट ए और बी एलिमेंट आ जाए मेरे किसके, आर के। आ गया, मैंने ए और बी को एलिमेंट ले लिया, किसका, आर का ले लिया। अब देखो मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए, बी ए चाहिए। अब ये कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ 2 बार, है ना, यानी ए और बी को 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, तब ए बी भी बना सकता हूँ, बी ए भी बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे ए प्लस बी का फॉर्म चाहिए। अगर ए और बी एलिमेंट है आर के, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी भी एलिमेंट रहेगा आर का, क्योंकि आर रिंग है तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को फॉलो करेगा। यानी ए प्लस बी एलिमेंट है आर का। और हम लोगों ने देखा है ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर। यानी आप रिंग का कोई भी एलिमेंट लो तो आपको मिलेगा उस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा सेम एलिमेंट से। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल रहेगा ए प्लस बी से रहेगा। बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर कब मिलेगा, जब ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। होगा ऐसा, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये आपका ए प्लस बी जाके मल्टीप्लाई होगा ए से, प्लस फिर ए प्लस बी जाके मल्टीप्लाई होगा बी से, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या मिलेगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये इक्वल आ रहा है ए प्लस
बी से। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से गई हमारी, राइट साइड से गई, तो आप लिखेंगे बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आएगा ऐसा। और हमें पता है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो आर के अंदर का, उस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस एलिमेंट से, मतलब ए का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी का स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से, और बीच में बी ए और ए बी जैसा था वैसा, ये इक्वल आ रहा है ए प्लस बी से आ रहा है। अब देखिए इस साइड में भी a प्लस आ रहा है, इस साइड में भी a प्लस आ रहा है, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ए कैंसल, तो क्या बचेगा बी ए प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू बी, आ रहा है ऐसा। अब मैं b को सिर्फ b लिखूं चाहे 0 प्लस बी लिखूं, कोई भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। मैं 0 प्लस बी लिखूं चाहे b प्लस 0 लिखूं, इसका आंसर कैसे इक्वल आएगा, b से ही इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना किसी भी एलिमेंट में 0 ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं होता। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, बी ए प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस बी। ये करने का फायदा, यहाँ पे भी प्लस बी है, यहाँ पे भी प्लस बी है, तो मैं इसे क्या लगा सकता हूं, बाय राइट कैंसलेशन लॉ, प्लस बी कैंसल, तो मुझे मिल जाएगा बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्योंकि बी ए प्लस ए बी की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0, तो मैं कह सकता हूं बी ए इक्वल रहेगा ए बी से। क्यों, हम लोगों ने देखिए सॉल्व किया था कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 आएंगी तो आप कह सकते हैं a इक्वल रहेगा b से। सिंस हमने पढ़ा है कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 आ जाएंगी तो a इक्वल रहेगा b से, ये चीज अभी हमने प्रूव किए थे। तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आई तो a इक्वल रहेगा b से, यानी b a इक्वल आ रहा है a b से। और आपने a और b ऐसे रैंडमली एलिमेंट लिए थे तो आप कह सकते देयरफॉर बी ए इक्वल आएगा ए बी से फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू आर आएगा, क्योंकि a और b तो मैंने रैंडम एलिमेंट उठाया था, ए बी की जगह मैं कुछ और लिखता तो भी ये चीज प्रूव कर सकता था, यानी हर एलिमेंट के लिए ट्रू रहेगा। और जब भी आपको बी ए इक्वल टू ए बी दिख रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन भी कैसा आ रहा है, कम्यूटेटिव आ रहा है, तो आप कह सकते दिस इंप्लाइज रिंग आर इज कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि रिंग पहले से ही दिया हुआ था आपको, अब आपने प्रूव कर दिया कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव भी है, करके आर क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएंगे। इजी था। तो आप देख रहे हैं अगर आपको बेसिक डेफिनेशन और लॉजिक क्लियर है तो ऐसे कोई भी थ्योरम, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, आर रिंग दिया हुआ था कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस एलिमेंट से फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू आर। तो आपको पहले प्रूव करना था कि a प्लस ए की वैल्यू इक्वल आती है 0 से। ये कैसा किया हम लोगों ने, हमने कहा कि अगर a एलिमेंट है आर का, आर है रिंग, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो सेटिस्फाई करेंगे, यानी a प्लस ए बी एलिमेंट आएगा मेरा आर का। और रिंग के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल रहेगा उस एलिमेंट से, क्योंकि यही कंडीशन मुझे रिंग के लिए दी हुई है। a प्लस ए का स्क्वायर कब मिलेगा, जब a प्लस ए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हमने ब्रैकेट को ओपन किया, पहले a प्लस ए जाके a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर a प्लस ए से जाके मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, तो ए स्क्वायर की जगह आ गया ए। मैंने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो वो एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, पढ़े थे ऐसा, a प्लस 0 ये इक्वल रहेगा 0 प्लस ए से, जिसकी वैल्यू इक्वल आएंगी ए से।
तो मैंने यहाँ a प्लस ए में जीरो ऐड कर दिया। क्यों किया? अब देखो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है a प्लस ए प्लस के साथ a प्लस ए प्लस के साथ, तो बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मैं कह सकता हूँ a प्लस ए इक्वल है जीरो से कह सकता हूँ। सेकेंड प्रूव करना था a प्लस बी की वैल्यू आती है जीरो, तो आप कह सकते हैं a इक्वल रहेगा b से। तो हमें दिया हुआ है a प्लस बी की वैल्यू है जीरो, और हमने अभी प्रूव किया कि जीरो का की वैल्यू है a प्लस ए की, दोनों साइड a प्लस सेम दिख रहा है, a कैंसिल, तो आप कह सकते हैं b इक्वल है a से। इसी का मतलब a इक्वल है b से। तीसरी चीज मुझे प्रूव करना है कि R कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग कब बनेंगी? जब ए बी इक्वल रहेगा बी ए से, फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू R रहेगा। तो मैंने दो रैंडम एलिमेंट, दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया ए बी। जो चीज मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू कर सकता हूं वो सबके लिए ट्रू होता है। तो आपने लिखा ए और बी एलिमेंट है आर के। अगर ए और बी आर के एलिमेंट है, आर रिंग है, तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करेगा, यानी ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर से। रिंग के अंदर के एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी ट्रू है कि ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से। ए की जगह क्या है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए प्लस बी से। ए प्लस बी का स्क्वायर कब मिलेगा? जब ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। तो पहले ए प्लस बी जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए प्लस बी जाके बी से मल्टीप्लाई होगा, तो मिला ए स्क्वायर बी ए बी बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी ए इंटू बी इंटू बी स्क्वायर। हमने अभी देखा कि किसी भी एलिमेंट, अगर ए और बी एलिमेंट है आर के अंदर, तो आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल रहेगा ए से, बी स्क्वायर इक्वल रहेगा बी से, क्योंकि ये रिंग के लिए हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ए स्क्वायर के जगह ए आ गया, बी स्क्वायर के जगह बी आ गया। अब यहाँ पे भी देखो a प्लस दिख रहा है लेफ्ट से, यहाँ पे भी a प्लस दिख रहा है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों कैंसिल हो गए, तो बी ए प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू बी। यहाँ पे b के साथ कोई भी नहीं है, तो मैं इसे जीरो प्लस बी लिख सकता क्योंकि जिसका कोई भी नहीं उसका जीरो तो पक्के में होगा ही, क्योंकि हमने देखा जीरो ऐड करने पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आ गया जीरो प्लस बी कैंसिल, कौन साइड से? राइट साइड से, तो बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ से बी भी कट गया, तो आया बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। और अभी हमने प्रूव किया कि अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो a इक्वल आएगा b से। तो a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ रही है तो a इक्वल आएगा b से। और ये क्या कंडीशन हो गई? कम्यूटेटिव रिंग की। इजी था, समझा सबको? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, every field is an integral domain, also disprove that every integral domain is a field। चलिए क्या कह रहा है आपसे? आपसे पहला तो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होगा ही। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, फील्ड की डेफिनेशन। अगर आप लोगों को याद हो इंटीग्रल डोमेन, ये क्या था? एक कम्यूटेटिव रिंग था विथ यूनिट एलिमेंट, नो जीरो डिवाइजर, है ना? तो एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास यूनिट एलिमेंट हो और जिसका कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, वो होता है मेरे लिए इंटीग्रल डोमेन। पढ़े थे? फील्ड के लिए डेफिनेशन क्या पढ़े थे हमने? एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट जिसका नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
पढ़े थे ऐसा? ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े थे। इंटीग्रल डोमेन होता है कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास यूनिट एलिमेंट है और कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, और फील्ड होता है कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास यूनिट एलिमेंट हो और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रेजेंट हो। होना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपको एक फील्ड लेना है और फिर दिखाना है कि वो क्या बनाता है, एक इंटीग्रल डोमेन बनाता है। एक फील्ड उठा लेते हैं, क्या ले लेंगे, फील्ड एफ ले लेते हैं, कोई भी फील्ड। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ बी एनी फील्ड, एनी गिवन फील्ड। तो हमने एक फील्ड ले लिया जिसको हमने डिनोट कर दिया एफ से। अब बताओ एफ अगर एक फील्ड है तो वो एक कम्यूटेटिव रिंग होगा जिसके पास यूनिट एलिमेंट होगा और उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। करेगा एफ में। तो आप क्या लिखेंगे, एस एफ is a field, therefore it is a commutative ring, it is a commutative ring with unit element, also its every non-zero element have its multiplicative इनवर्स इन एफ, यानी फील्ड के अंदर ही उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो हमें प्रूव करना है ये जो फील्ड दी हुई है ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। तो दोनों में सेम चीज क्या है, फील्ड भी कम्यूटेटिव रिंग है, इंटीग्रल डोमेन भी कम्यूटेटिव रिंग है। तो अगर मैं बोल रहा हूं एफ फील्ड है तो पक्के में ये कम्यूटेटिव रिंग तो बन गया। तो पहली चीज जो प्रूव करना था तो ऑलरेडी हो गई। सेकेंड, फील्ड के अंदर भी यूनिट एलिमेंट आता है और इंटीग्रल डोमेन के अंदर भी यूनिट एलिमेंट आता है। तो मेरे एफ के पास यूनिट एलिमेंट भी है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि ये एफ इंटीग्रल डोमेन है तो बस एक चीज प्रूव करने की बची है, नो जीरो डिवाइजर। अगर मैं दिखा दूं कि यहां पे एफ के पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो मेरा एफ क्या बन जाएगा, एक इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। तो आप लिखेंगे टू प्रूव एफ इज एन integral domain we need to prove that f has no zero divisor। ये चीज समझ में आया ना, क्यों प्रूव करना है कि इसका कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए तीन चीजें लगती है, उसमें से दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। कम्यूटेटिव रिंग चाहिए वो है, यूनिट एलिमेंट चाहिए वो है। बस अब दिखा देना है कि जीरो डिवाइजर भी इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो डिवाइजर क्या होता है, अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो इसमें से या तो पहली एलिमेंट जीरो आना चाहिए या तो दूसरा एलिमेंट जीरो आना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन प्रूव कर दे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, इसका कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। और जीरो डिवाइजर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं, अगर ए बी की वैल्यू जीरो आ रहा है तो या तो ए नॉन जीरो हो जाए बी नॉन जीरो हो जाए, यानी ए और बी दोनों के दोनों कैसे हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। या तो नहीं, दोनों होने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। तो जीरो डिवाइजर के लिए दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और आपका नोट जीरो डिवाइजर प्रूव करने के लिए अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो उनमें से कोई एक तो भी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो चलिए अब हम दो एलिमेंट ले लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ए और बी, ये दोनों के दोनों एलिमेंट हो जाए मेरे एफ के
सच दैट ए इंटू बी की वैल्यू आ रही है 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मुझे दिखाना है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू तो भी 0 आनी चाहिए, तो मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट ए ले लिया। तो मैंने लिया लेट ए और बी एलिमेंट है फील्ड के, किस तरीके से कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन 0 है लेकिन ए एक नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ए एक नॉन जीरो वैल्यू है और ये फील्ड का एलिमेंट है तो इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा एफ में। किस तरीके से? सच दैट कि जब आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से तो आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो होता है 1। इक्वल रहेगा ए इनवर्स इंटू ए से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम आते हैं हमारे इस पे। नाउ हमें क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी की वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 0। मैं इसे कर लेता हूं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट से, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट से। तो क्या आएगा? ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी से और ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाले समझा? अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई और मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? ए इनवर्स इंटू ए बी लिख सकता हूं, ये इक्वल आएगा। ए इनवर्स इंटू 0 क्या आता है? 0। ये भी थ्योरम हमने पढ़ा था, ए इंटू 0 ये इक्वल रहता है 0 इंटू ए से, जिसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। मतलब 0 ऐड करने से तो वैल्यू में चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे ये भी याद रखना ए और बी किसके एलिमेंट है? फील्ड के। ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है? फील्ड का। अगर एफ फील्ड है यानी वो रिंग भी है, और रिंग विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। तो आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स में करो, चाहे ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करो फिर बी में मल्टीप्लाई करो, मतलब सेम होता है। समझ में आया? क्योंकि एफ फील्ड है मतलब वो रिंग भी होगा, मतलब एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होगा। समझ में आया? एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा है, एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो आ जाएगा 1 इंटू बी इक्वल टू 0। 1 इंटू बी क्या आएगा? बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो हमें पता है उससे मल्टीप्लाई करने से, 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है? सेम एलिमेंट। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आया? तो आपने देखा दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आया। अगर एक वैल्यू नॉन जीरो है तो दूसरी पक्के में कैसे आ जा रही? 0 आ जा रही। ये किसका कंडीशन हो गया? नो जीरो डिवाइजर का। सेम चीज मैं इसके लिए भी प्रूव कर सकता हूं कि अगर लेट ए बी एलिमेंट है फील्ड के सच दैट ए बी इक्वल दिया हुआ है 0 वेयर बी की वैल्यू 0 नहीं है। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है आप कह सकते हैं कि b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा f में। किस तरीके से? कि जब आप b को मल्टीप्लाई करोगे उसके इनवर्स से तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, मिलेगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ए बी इक्वल दिया हुआ है 0 से, मुझे b का इनवर्स पता है तो मैं करूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो क्या मिलेगा? ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू बी इनवर्स। तो मिलेगा ए बी इंटू बी इनवर्स, 0 इंटू बी इनवर्स क्या मिलेगा? 0, क्योंकि हमने पढ़ा 0 इंटू ए ये इक्वल रहेगा ए इंटू 0 से, जो इक्वल रहेगा ए से। एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा उसके जगह? 1 आएगा। और a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम एलिमेंट। तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। तो आप कह सकते देयरफॉर f हैज नो जीरो डिवाइजर। समझ में आया? कैसे सॉल्व किया समझा है? जीरो डिवाइजर वाला क्वेश्चन कैसे निपटा है समझा? इसे आपको जीरो डिवाइजर नहीं है ये प्रूव करना है, तो क्या करते?
दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 लेते और दिखाते कि इनमें से कोई एक तो भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, आ रही है। तो मुझे क्योंकि फील्ड का क्वेश्चन दिया हुआ था तो मुझे पता है हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने ए और बी एलिमेंट लिया एफ के, जहां पे ए बी की वैल्यू मैंने इक्वल लिया 0 से, जहां पे ए इज नॉन जीरो। फिर नेक्स्ट केस में बी इज नॉन जीरो, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या है, पहले आपने ए को जब नॉन जीरो लिया तो देखो ए इंटू बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब ए इंटू बी की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 0 नहीं है। हमें पता है एफ अगर फील्ड है तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स आएगा एफ के अंदर किस तरीके से, जब आप उस एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। फिर हमने लिया ए बी की वैल्यू इक्वल है 0 से, फिर हमने किया प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आ रहा है तो इसके जगह आएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इंटू बी का आंसर आता है बी। और यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ है 0 से, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। तो बी की वैल्यू क्या आ रही 0। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन था 0, तो यहां से एक वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यही क्या है, नो जीरो डिवाइजर की कंडीशन है। सेम चीज फिर से किया, अब हमने लिया ए बी एलिमेंट है एफ के। अब ए का तो नहीं पता लेकिन मैंने लिया कि बी नॉन जीरो है। अगर बी नॉन जीरो है तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे एफ के अंदर। किस तरीके से कि बी इंटू बी इनवर्स इंटू बी, दोनों की वैल्यू आएंगी इक्वल टू 1। ए बी इक्वल है 0 से तो मैं करूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो यहाँ पे एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ आ रही तो उसके जगह आ जाएगा आपका आइडेंटिटी, तो आएगा ए इंटू 1। और यहाँ पे 0 इंटू बी इनवर्स किया, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हमेशा कैसे इक्वल मिलता है 0 से। मैंने ए कैसे लिख दिया, आंसर किससे इक्वल मिलता है 0 से मिलता है। तो यहाँ पे इसके जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो आएगा a इंटू 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 0। फिर से आपने क्या प्रूव किया, a b दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन था 0, तो आपने प्रूव कर दिया कि पहला एलिमेंट आ गया 0। तो आपने यही चीज पढ़ा था, अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है और दोनों वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 डिवाइजर। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है और उनमें से कोई एक तो भी वैल्यू 0 हो जाए तो ये आ गया नो जीरो डिवाइजर की कंडीशन। आपने बता दिया कि f के कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, मतलब आपने क्या बता दिया, देयरफॉर f इज अ कम्यूटेटिव रिंग, f इज अ commutative ring with unit element having no zero divisor। मतलब this implies f is a integral डोमेन। यानी आपने क्या प्रूव कर दिया, f क्या है इंटीग्रल डोमेन है। तो आप वहां पे आंसर खत्म करेंगे क्या, नहीं, आप लिखेंगे hence every field is an integral domain। हो गया। तो पहला पार्ट हमारा बड़े आराम से निपट गया। अब दूसरा पार्ट तो एकदम छोटा सा है, जो 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए ऐड होता है, 2 मार्क के लिए। क्या कह रहा है, ऑल्सो डिस्प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इंटीग्रल डोमेन तो हो लेकिन फील्ड ना हो। हम लोगों ने देखा था रिंग ऑफ इंटीजर एग्जाम्पल इंटीग्रल डोमेन, देखा था क्या, देखा था, अगर आप लोगों को याद हो। कन्वर्सली, अब कन्वर्सली पे आओ कि हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो, ये जरूरी नहीं होता। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, z प्लस इंटू दैट इज रिंग ऑफ इंटीजर्स। पढ़े थे रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ ring of integers is a integral domain।
ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको कराया हूं, z प्लस इंटू, ये होता है एक इंटीग्रल डोमेन, ये हमने पढ़े हुए। तो हमें पता है z प्लस इंटू ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। ये फील्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फील्ड बनने के लिए हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए, आना चाहिए। एंड we know that the multiplicative inverse of all non-zero integers are not present in Z. That is, for A belong to Z, A inverse does not belongs to Z. समझ में आया ना? जैसे 2, आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल कि अगर 2 एलिमेंट है Z का, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/2। ये एलिमेंट नहीं है Z का। सच दैट कि जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 1। इक्वल आएगा 1/2 इंटू 2 से, 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1 आएगा। लेकिन ये जो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ये Z के अंदर ही नहीं आ रहा है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे थ्योरेटिकली बता दिया है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नॉन जीरो इंटीजर्स का प्रेजेंट नहीं होता है Z के अंदर। देयरफॉर Z प्लस इंटू इज नॉट अ फील्ड। तो हमने दिखा दिया है कि एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन जो फील्ड नहीं है। तो आप कह सकते हैं हेंस एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। हमें डिस्प्रूव करना था ना, डिस्प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, मतलब हमें प्रूव करना है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। प्रूव कर दिए। तो इसके लिए तो बस आपको एक एग्जाम्पल देना है करके, मैंने आपको जब इंटीग्रल डोमेन पढ़ा रहा था तभी आला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत काम का है। कहीं पे भी आपको दिखाना है कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो, ये जरूरी नहीं है, तो यही एग्जाम्पल लिख देना, क्योंकि ये एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जो फील्ड नहीं बनाता। समझ में आया? इजी है, उम्मीद है सबको समझाऊंगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की ओर, जो है प्रूव दैट every finite integral domain is a field। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रूव करना है आपको कि हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ये क्या होता है? एक फील्ड होता है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक इंटीग्रल डोमेन लेना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट R be a finite इंटीग्रल डोमेन। अगर R एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, मतलब आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ कुछ तो भी एलिमेंट आ रहे होंगे। तो मैं ले लेता हूं, नहीं तो ऐसा ले लेता हूं, लेट R प्लस इंटू, लेट R प्लस इंटू बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर n। क्या ले लिया मैंने? R प्लस इंटू, ये क्या है? एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ऑर्डर n के, ले लिया ऐसा। अगर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ऑर्डर n के, मतलब R के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते होंगे, तो मैं R लिख देता हूं। R के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेता हूं, A1 A2 A3 अप टू A। समझ में आ? वेयर
ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे, जहाँ पे आपका आई और जे 0 से बड़े हैं बट लेस देन इक्वल टू 1। और अगर ऐसा नहीं लिखना है तो 1 से शुरुआत करो, वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू आई जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये क्या लिखा है, ये चीज समझ में आया ना आपको कि ये जो एलिमेंट है ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दैट इज आर हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्योंकि मैं कह रहा हूं कोई भी अगर आपका ऑर्डर n है, ऑर्डर n का मतलब क्या है, उसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो मैंने n डिस्टिंक्ट एलिमेंट a1 a2 a3 ऐसा दिखाऊं, तो यहाँ पे कहीं पे ai भी आया होगा बीच में, यहाँ पे कहीं पे aj भी आया होगा बीच में, आया होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये दो एलिमेंट a2 a3 इक्वल नहीं हो सकता, a1 a3 इक्वल नहीं हो सकता, तो यही लिखा हूं जहां पे ai और aj की वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, क्योंकि r के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि सेट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं, जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको हम बार बार लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो मेरा i और j की वैल्यू 1 और n के बीच में कुछ भी हो सकती है, बस यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे लिखे समझा। अब हमें क्या दिखाना है कि जो आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है वो क्या होता है, फील्ड होता है, ये चीज दिखाना है आपको। इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, अभी हमने देखा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर। पढ़ा, फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट एंड every non-zero element of field has its multiplicative inverse। तो हमें दिखाना है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और कुछ भी दिखाना है क्या, नहीं। तो वो दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को किसी तो भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दिखाना है। तो आप लिखेंगे एस आर प्लस डॉट is a integral domain, therefore r plus dot is a commutative ring with unit element having no zero divisor। आया, यानी यहाँ पे अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो उनमें से कोई तो भी एक वैल्यू 0 आनी ही चाहिए। समझ में आया क्या लिखे। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं हमारे R के अंदर का, तो मैं लिखता हूं लेट A, ये एक एलिमेंट आ जाए मेरा R के अंदर का, दिया, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। तो समझा, मैंने इसको A से डिनोट किया कि यहाँ पे A1 A2 A3 इनमें से कोई भी एलिमेंट को मैंने A लिया, इनमें से जो भी नॉन जीरो एलिमेंट रहा होगा उसको मैंने A से डिनोट कर, तो मैंने लिखा लेट A, ये कोई तो भी एलिमेंट मैंने उठाया R का जहां पे कंडीशन क्या है, वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ले लिया मैंने ऐसा, तो मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, A से पूरे R को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं एक नया सेट बनाऊंगा, लेट R1 बी ए सेट, जो हमें मिलेगा इसके हर एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करके, तो A इंटू A1, A इंटू A2, A इंटू A3 अप टू A इंटू AN आएगा। तब आपने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे A क्या है, R का कोई तो भी नॉन जीरो एलिमेंट, उसको A से क्यों डिनोट किया, आप A के जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते, A आर्बिट्ररी ले लिया, A की जगह A1 डाल सकते, A2 डाल सकते, A3 डाल सकते, इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट डाल दिए, और उससे आपने क्या कर दिए, पूरे सेट R को मल्टीप्लाई करके आपने एक नया सेट बना लिए R1। अब देखेंगे यहाँ पे R1 के एलिमेंट डिस्टिंक्ट है कि सेम है ना, क्योंकि अब हमें पता है कि R के अंदर तो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब आपने R के साथ छेड़छाड़ किए ना, आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बीच में ए आई कहीं पे रहा होगा वो भी ए से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कहीं पे ए जे रहा होगा वो भी काय से मल्टीप्लाई हो गया, ए से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लेंगे लेट इफ पॉसिबल a इंटू ए आई बी इक्वल टू ए इंटू ए जे, वेयर आई और जे इक्वल नहीं है और आई और जे किसके बीच में है, 1 और n के बीच में। लिए ऐसा, ये क्यों प्रूव करते हैं हम लोग, याद है ना आप लोगों को, जब भी हमें दिखाना हो कि हमारा जो एलिमेंट है उसके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, क्या दिखाना हो, जो भी एलिमेंट है हमारा उसके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, ये जब भी प्रूव करना हो तो हम लोग हमेशा उसके 2 एलिमेंट उठाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया a इंटू ए आई, एक हो गया a इंटू ए जे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, तो हमने बोला अगर पॉसिबल हो तो ये डिस्टिंक्ट ना हो। अब अगर यहाँ से हमें कुछ आड़ी तिरछी कंडीशन मिल गई तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अब देखो a इंटू ए आई जैसा था वैसा आएगा, यहाँ पे ए जे इधर गया तो माइनस ए इंटू ए जे इक्वल्स टू 0। ये भी a इंटू ए आई है। आप चाहो ना तो यहाँ पे डॉट डाल सकते हो, क्योंकि हमने देखो पिछले क्वेश्चन में हमने बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं किया था। अगर आपको याद हो पिछले थ्योरम में मैंने बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं किया था, f को फील्ड दिखाया था। तो f फील्ड हो सकता है, मतलब कोई भी 2 बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए होंगे। मुझे बाइनरी ऑपरेशन पता नहीं था तो मैंने बीच में कुछ भी डाला क्या, नहीं। अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि प्लस इंटू, तो मैं प्लस इंटू डालते हुए चलूंगा, यहाँ पे डालेंगे तो मैं यहाँ पे इंटू इंटू डालते हुए चलता हूँ, आएगा। अब देखो यहाँ पे भी a इंटू है, यहाँ पे भी a इंटू है, तो मैं यहाँ से a इंटू को बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए आई माइनस ए जे इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ए आई ए जे ए सबके सब का एक एलिमेंट है आर के। आर क्या दिया हुआ है मुझे, इंटीग्रल डोमेन, यानी वो रिंग है। अगर वो रिंग है तो ए आई माइनस ए जे, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, आर का ही आएगा, यानी आर के 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। और मुझे दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, लिया हूं मैंने, तो सीधी सी बात है क्या वैल्यू 0 आएंगी, अगर a 0 नहीं है तो ए आई माइनस ए जे आएगा इक्वल्स टू 0, और यानी ए आई इक्वल आ जाएगा ए जे से, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और आई और जे की वैल्यू 1 से n के बीच में कुछ तो भी। ये पॉसिबल है क्या, नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, हम लोगों ने देखा है आपके R के अंदर क्या है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते, और ए आई और ए जे किसके एलिमेंट है, R के, तो ये कभी भी इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब हुआ था, जब हमने लिया था कि ये 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 इक्वल आ जाए, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कभी भी इक्वल आ सकता क्या, नहीं, क्योंकि अगर इन्हें इक्वल लेके प्रूव करो तो हमें एक इम्पॉसिबल कंडीशन मिल रही है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर R1 के अंदर कितने एलिमेंट है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर R1 हैज n distinct element, that is order of R1 is n। अब आपको क्या पता चल गया, R का ऑर्डर भी n है, R1 का ऑर्डर भी n है। अब बताओ A किसका एलिमेंट है, R का है। अब ये समझो A किसका एलिमेंट है, R का, A1 किसका एलिमेंट है, R का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी में बोल सकता है क्या, a इंटू ए वन भी एलिमेंट रहेगा R का, कह सकता हूं A एलिमेंट है R का, A2 एलिमेंट है R का, तो जब मैं A को मल्टीप्लाई करूंगा A2 में तो बाय क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन A इंटू A2 किसका एलिमेंट आएगा, R का, A एलिमेंट है R का,
ए एन भी एलिमेंट है आर का, तो बाय क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन ए इंटू ए एन, ये भी किसका एलिमेंट आएगा, आर का। मतलब आपको क्या दिख रहा, आपने यहाँ पे R1 के अंदर जितने एलिमेंट बनाए सबके सब किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है? तो आप लिखेंगे ऑल्सो every element of R1 is a element of R। ये लाइन क्यों लिखा समझ में आया ना सबको? आपको एक एक प्रूफ करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ये लिख देना है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। आपने a इंटू ए वन लिखा है, a भी एलिमेंट है आर का, ए वन भी एलिमेंट है आर का, तो बाय क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन a इंटू ए वन भी एलिमेंट आएगा आर का, आएगा पक्के में। और अगर आपको बाद में पढ़ते वक्त समझ में आए, इसके लिए मेंशन करके रखना है, तो लिख लो यहाँ पे कि ए वन ए टू अप टू ए एन, ये सबके सब मैं एलिमेंट दिखा रहा हूं आर के। तो ए को चाहे मैं ए वन से मल्टीप्लाई करूं, ए को चाहे मैं ए टू से मल्टीप्लाई करूं, ए को चाहे मैं ए एन से मल्टीप्लाई करूं, सबके सब किसके एलिमेंट आएंगे, आर के, बाय क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसा कह सकता क्या कि मेरा R1 सबसेट है R का, कह सकता हूं, क्योंकि R1 के जितने एलिमेंट है सबके सब R में प्रेजेंट है। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ R इज एन ऑर्डर ऑफ R1 इज ऑल्सो n, मतलब R के अंदर भी n एलिमेंट है, R1 के अंदर भी n एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूं R1 इक्वल आएगा मेरा R से। ये चीज कैसे लिखा समझा? सच में समझ रहा है ना? क्योंकि जब भी आपको ऐसा दिखे कि दो एलिमेंट का ऑर्डर सेम है, साथ साथ एक एलिमेंट सबसेट है दूसरे का, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों एलिमेंट कैसे हो, सेम। जैसे A दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, B दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, तो देखो A के पूरे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता A इज अ सबसेट ऑफ B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं, 4, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो आप कह सकते हैं A इक्वल है B से। समझ में आया? तो ये लॉजिक आपको याद रखना है, रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और R1 का हर एक एलिमेंट R के अंदर प्रेजेंट है, ये मुझे पता चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं R1 इक्वल रहेगा R से, रहेगा। और R क्या है आपका? R है आपका यहाँ पे एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, बट 1 ये एलिमेंट रहेगा R का। रीजन एज R इज अ इंटीग्रल डोमेन, तो उसमें यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। मैं कह रहा हूं R1 इक्वल है R से, मतलब R1 का एक एलिमेंट इक्वल रहेगा R के एक एलिमेंट से, R1 का दूसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा R के किसी न किसी एलिमेंट से, R1 का तीसरा एलिमेंट इक्वल रहेगा R के किसी न किसी एलिमेंट से। तो R का ये एलिमेंट जो 1 है, ये किसी न किसी R1 के एलिमेंट से कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। R के अंदर एलिमेंट किस टाइप पे आ रहे हैं, A इंटू ए वन, A इंटू ए टू, A इंटू ए थ्री, इस तरीके से आ रहा है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर 1 element of R1 should be equal to 1। तो हम ले लेते वो एलिमेंट हो जाए आपका A इंटू ए आर ले लेता हूं, ठीक है, A इंटू ए आर, ये इक्वल आ जाएगा 1 से, वेयर ए आर ये किसका एलिमेंट है आपका, A इंटू ए आर, वेयर
आर ये इक्वल रहेगा 1 से लेके n के बीच में कोई तो भी वैल्यू आएगा। तो ए आर भी किसका एलिमेंट आएगा, हमारे आर के अंदर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ आपको आर प्लस ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल डोमेन, तो ये कैसी रिंग रहेंगी, कम्यूटेटिव रिंग रहेंगी। ऑल्सो आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, है ना, हमने बताया ना, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव रिंग भी रहेगा। तो ए इंटू ए आर इक्वल अगर 1 से, तो आप बोल सकते ए आर इंटू ए भी इक्वल रहेगा 1 से। तो दैट इज मैंने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज ए इंटू ए आर, ये इक्वल आ रहा है 1 से, जो इक्वल रहेगा ए आर इंटू ए से। आएगा ऐसा, समझ में आया? यानी आपको क्या दिख रहा है, ए आर ये ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आप देंगे देयरफॉर ए आर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ए। समझा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको ऐसे में डाउट आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे 1 एलिमेंट ऑफ R1 शुड बी इक्वल टू 1। आप चाहते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं a इंटू ए आर इक्वल टू 1 वेयर 1 इज लेस देन r विच इज लेस देन n, दैट इज ए आर, ये भी एलिमेंट रहेगा r का रहेगा, क्योंकि देखो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकती है, 1 से n के बीच में, और 1 से n के बीच में अगर a के नीचे कोई भी नंबर आ रहा है तो किस पे बिलोंग कर रहा है, r पे बिलोंग कर रहा है। यानी ए आर के दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। आएगा तो आप लिखेंगे ए आर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ए, कह सकते हैं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ए आपने क्या लिया था, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, एक रैंडम एलिमेंट ए उठा लिया था आपने, बस कंडीशन क्या थी, वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट रैंडमली उठाओ आपके इंटीग्रल डोमेन का, आपको क्या मिल रहा है, उसकी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आपके आर के अंदर, कर रहा है पक्के में, समझ में आया, पक्के में समझा? तो आप लिख सकते हैं हैंस द हैंस एवरी वाले जैसे हम लिखते वैसे ही लिखते हैं, हैंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। आ रहा है ऐसा? अब देखो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, हमने पहले बताया था कि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है, इसके पास यूनिट एलिमेंट भी है, और हमने बता दिया कि यहाँ पे हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर आर प्लस इनटू इज अ फील्ड, और यही प्रूव करना था आपको। तो आप लिखेंगे हैंस सॉरी हैंस एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। कैसे प्रूव किए, समझा सबको? इजी है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमें कह रहा है, हमें प्रूव करना है कोई भी अगर आप फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो वो हमेशा फील्ड होता है। तो हमने एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल डोमेन ले लिया, तो हमने लिखा लेट आर प्लस इनटू बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर एन, ले लिया। अब अगर ये ऑर्डर n का है, मतलब इसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, तो मैंने a1 a2 a3 अप टू an से n डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखा दिया, और दिखाया यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। अब मेरे को दिया हुआ है कि r प्लस इंटू ये है एक इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती, वो एक कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसके पास यूनिट एलिमेंट है और उसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होते। जीरो डिविजर मतलब a इंटू बी अगर इक्वल है जीरो से, तो या तो a नॉन जीरो होगा या तो b नॉन जीरो होगा, ऐसा आता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करे,
करें। तो इनवर्स कब मिलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जब a इंटू बी की वैल्यू इक्वल आती है 1 से, है ना। तो मुझे दो वैल्यू काय में चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो मैंने क्या किया, r का ही कोई एक एलिमेंट उठाया। अब मैं a1 a2 ऐसा नहीं दिखाऊंगा, मैंने क्या किया, मैंने a एक एलिमेंट दिखा दिया कि a कोई एलिमेंट है r का। अब ये a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकता है, an भी हो सकता है और बीच का कोई एलिमेंट भी हो सकता है। बस कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने r का एक नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया और उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक नया सेट बना r1 जिसकी वैल्यू a इंटू a1 a इंटू a2 a इंटू a3 a इंटू an। अब देखता हूं इस पे भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है कि नहीं। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट कब आएंगे, जब यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट इक्वल ना हो। अब दो एलिमेंट इक्वल ना हो, हर एक दो दो एलिमेंट लेके दिखाऊं, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर पॉसिबल हो जाए तो दो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो a इंटू ए आई इक्वल हो जाए a इंटू ए जे से, जहाँ पे r और j की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू, उधर जाएंगी तो माइनस में। यहाँ पे भी a इंटू कॉमन निकाल लो। अब देखो a इंटू ए आई माइनस ए जे की वैल्यू आ रही है 0। ए आई ए जे सब किसके एलिमेंट है, r के। तो ए आई माइनस ए जे भी किसका एलिमेंट आएगा, r का। रिंग के दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 दिखा रहा हूं। और मुझे पता है यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है ना। और मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके पास 0 डिवीजर नहीं है। दिया हुआ है, मैं दिया हुआ है r does not have 0 डिवीजर। मतलब अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो उनमें से कोई एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। a अगर 0 नहीं हो सकती तो दूसरी 0 होंगी, यानी ए आई माइनस ए जे 0 होंगे। यहाँ पे माइनस ए जे इधर गया तो प्लस ए जे, तो ए आई इक्वल आ जाएगा ए जे से। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हमने देखा था कि आर के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो ए आई और ए जे तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल भी नहीं है, मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकते। तो R1 के अंदर भी कितने एलिमेंट आ गए, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो R1 का ऑर्डर हो गया n, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ देखो R1 के जितने एलिमेंट है सबके सब एलिमेंट है R के। क्यों, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े कि आप अगर a1 a2 an कोई भी एलिमेंट ले लो R का, तो रिंग है ना आपके। कैसी रिंग है ये, कम्यूटेटिव रिंग कह रहा है ऐसा। तो अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है तो रिंग की तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। रिंग की प्रॉपर्टी क्या रहती है, वो क्लोज रहता है अंदर एडिशन भी, क्लोज रहता है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। यानी आप अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन लोगे तो वो भी रिंग के अंदर ही आएगा। तो a इंटू ए वन ए इंटू ए टू ए इंटू एन सबके सब किसके एलिमेंट आएंगे, R के। मतलब R1 का हर एक एलिमेंट R में प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं R1 इज अ सबसेट ऑफ R, कह सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है R1 के अंदर कितने एलिमेंट है, n। R के अंदर भी कितने एलिमेंट है, n। और मैं कह रहा हूं इसका हर एक एलिमेंट इस पे प्रेजेंट है और इसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो इसके जो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वही इसके भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट बन जाएंगे, होंगे। तो मैं कह सकता हूं R1 इक्वल रहेगा R से। मुझे पता है कि R दिया हुआ है इंटीग्रल डोमेन, तो उसके अंदर यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो R के अंदर 1 तो पक्के में प्रेजेंट है। R का हमने क्या बोला, R1 के हर एक एलिमेंट R में प्रेजेंट है, यानी R1 का कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा ना जिसकी वैल्यू क्या आ रही होंगी, फिर 1 आ रही होंगी। तभी तो यहाँ पे R1 का हर एक एलिमेंट R के अंदर है। तो यानी यहाँ पे कोई तो भी एलिमेंट है R1 का जिसकी वैल्यू आती है 1, है ना। एक तो भी एलिमेंट होगा R1 का जिसकी वैल्यू आ रही है 1। वो एलिमेंट मैंने ले लिया a इंटू ए आर, यानी a भी एलिमेंट है R का, AR भी एलिमेंट है R का। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 के अंदर आ गया। मुझे दिया हुआ है R कम्यूटेटिव रिंग है, तो अगर a इंटू ए आर 1 है तो AR इंटू ए भी किससे इक्वल आएगा, 1 से। और आपने पढ़ा है a इंटू बी, ये इक्वल आ रहा है 1 से, जा रहा है b इंटू ए से। तो मैं कह सकता हूँ कि b इनवर्स होगा a का, होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि AR इनवर्स होगा a का। और a क्या था, एक कोई भी रैंडम एलिमेंट, है ना। तो आप कोई भी नॉन जीरो रैंडम एलिमेंट निकाल रहे हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है वो सबके लिए ट्रू होती है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R हैज दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन R। और आपने बता दिया, पहले हमें कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ था
यूनिट एलिमेंट दिया हुआ था, अब हमने बता दिया कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि r प्लस इंटू इज अ फील्ड। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।